प्रकार से 5वां जो कारण था वह बंद अर्थव्यवस्था था, भारत का संपर्क विदेशों से नहीं था। तो इस प्रकार से जो हमारी सरकार की नीतियां थी वह भी इसके विकास में इस पूंजी निर्माण की बाधा, इस बैरियर साबित हुई है। यदि हम छठवें पॉइंट की बात करें तो इसके बारे में बात करें कि अभी जो वर्तमान में स्थिति क्या है कि डेमोनेस्ट्रेशन इफेक्ट, भारत में के लोग क्या करते हैं कि स्वयं को नहीं देखते हैं बल्कि दूसरे क्या कर रहे हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। यानी उनकी स्वयं की स्थिति किस प्रकार है, कितना पैसा है, क्या स्थिति चल रही है, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि सामने वाला बंदा किस प्रकार से गतिविधि कर रहा है। यानी उसने एक काम किया तो इनको दो काम करना है, उन्होंने एक चीज ली, इनको दो चीज लेना है। तो इस प्रकार से भारत एक ऐसा देश बन गया है जो दिखावे पर जी रहा है, दिखावे की यहाँ पर व्यवस्था बन रही है। तो इस प्रकार से यदि कोई कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ा आदमी यदि एक मोबाइल लेता है तो गरीब व्यक्ति दो मोबाइल लेता है। तो भारत में एक दिखावे की व्यवस्था है, जो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है वह भी बचतों को नहीं होने दे रहा है। यानी किसी व्यक्ति के पास में यदि मान के चलिए 100 रुपए है तो उदाहरण के लिए मान के चलिए, तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के पश्चात उसको बचत नहीं करेगा। उसकी जो आवश्यकता है वह उस आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई, तो उसके पास जो पैसा बचेगा वह उसकी बचत के रूप में शामिल नहीं करेगा, बल्कि उसका उपयोग वह मोबाइल खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए, दूसरों को देखकर कि हमें शान से जीना है, हमें सम्मानित होना है, समाज में इज्जत चाहिए, तो उस दिखावे के चलते, बल्कि वह अपनी स्थिति को नहीं देखता है, परिस्थिति को नहीं देखता है, भविष्य में क्या उसके लिए आवश्यकता पड़ सकती है पैसे की, वो उसको नहीं देखता है, बल्कि दूसरा किस प्रकार से जो चीज खरीद रहा है उससे एक अधिक चीज खरीदने की उसकी आवश्यकता होती है, वह दिखावे पर विश्वास करता है। इसलिए दिखावा भी भारत में जो डेमोन्स्ट्रेशन है, जो डेमोन्स्ट्रेशन की व्यवस्था है, उसके कारण भारत तरक्की नहीं कर पा रहा है, उसके कारण भारत पूंजी निर्माण नहीं कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बचतों का अभाव है ना। जो बचत लोग बचत ही नहीं कर रहे हैं तो किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट होगा, किस प्रकार से देश गति करेगा, किस प्रकार से देश तरक्की करेगा। क्योंकि देश की तरक्की करने के लिए दो चीजें हैं, या तो हमारी सरकार के पास स्वयं इतना पैसा हो कि हर क्षेत्र में उद्योग धंधे स्थापित कर दे। तो भारत सरकार के पास में तो इतने पैसे की कमी है कि भारत सरकार इतने पैसे एफोर्ड नहीं कर सकती है कि हर क्षेत्र में उद्योग धंधे लगा दे। तो क्योंकि बचते नहीं है ना, बचत का अभाव है, ठीक। तो सरकार नहीं कर सकती तो क्या प्राइवेट व्यक्ति कर सकते हैं? तो प्राइवेट व्यक्ति कर सकते हैं, अंबानी, अडानी जैसे प्रमुख लोग जो बड़े बड़े आदमी हैं वो कर सकते हैं, परंतु करेंगे नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्यों उद्योग धंधे नहीं खोलेंगे? वो खोलेंगे लेकिन महाराष्ट्र में खोलेंगे, मध्य प्रदेश में कोई उद्योग धंधे नहीं खोलेगा, क्योंकि यहाँ कंडीशन जो सुविधाएं है ना, जो स्तर है, जो कि आधारभूत संरचना का अभाव है, इसलिए वह व्यक्ति केवल महाराष्ट्र का विकास करेगा, मध्य प्रदेश के जो पिछड़ा इलाका है उसमें कभी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट व्यक्ति है वह अपने लाभ के उद्देश्य से काम करेंगे। उनको पता है यदि वह मध्य प्रदेश में किसी उद्योग धंधे को खोलेंगे तो उससे उनको घाटा होगा, उनसे उसको लाभ नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो प्राइवेट व्यक्ति लाभ करेगा नहीं, और सरकार के पास इतना धन है नहीं कि वह स्वयं से लाभ कर सके। यदि विदेशी व्यक्ति की बात करें तो विदेशी व्यक्ति भारत की जो व्यवस्था है, भारत में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, जिस प्रकार से भारत में जो माहौल है कि राजनीतिक गर्मागर्मी बनी रहती है, भारत में कब कौन सी सरकार क्या कर दे, कब सरकार पलट जाए और पुरानी योजनाओं को वह पलट दे, तो जो विदेशी व्यक्ति है उन पर प्रभाव पड़ता है। तो विदेशी व्यक्ति इसको अपने माकूब नहीं मानते हैं और भारत में निवेश करते नहीं है। तो इस प्रकार से भारत में जो तीन चीजें होती हैं विकास के लिए, यानी जो प्राइवेट व्यक्ति हैं वह विकास करेंगे नहीं, जो सरकार है उसके पास में धन नहीं है, और जो बाहरी व्यक्ति हैं, जो विदेश से व्यक्ति आना चाहते हैं वह भी नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि भारत में जो सुख सुविधाएं हैं, जो भारत में जो जिस प्रकार की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, जिस प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिलना चाहिए विदेशी व्यक्तियों को, वह नहीं मिल पा रहा है। भारत की जो व्यवस्था है, भारत में यातायात की अभाव है, भारत में संचार का अभाव है, भारत में जो व्यवस्था है वह बहुत ही जटिल अवस्था में, इसलिए वह विदेशी व्यक्ति भी नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए तीनों चीजों के कारण भारत एक गरीब है, भारत में पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है, भारत में जिस प्रकार की सुख सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए वह नहीं हो पा रहा है। उसका कारण यही है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है वह बहुत गड़बड़ है, वह यहाँ के लोग हैं वह दिखावे को स्वीकार करते हैं, दूसरा व्यक्ति क्या करता है उस पर अधिक ध्यान देते हैं। तो इसके कारण यह व्यवस्था विद्यमान है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति भारत में आने का प्रयास भी करता है तो भारत का जो टैक्सेशन सिस्टम है, यानी भारत सरकार जब कोई विदेशी व्यक्ति 100 रुपये लाता है ना, विदेश से 100 रुपये लाता है तो उसके लिए सरकार को टैक्स देना पड़ता है। तो यहाँ पर टैक्सेशन सिस्टम है ना वो बहुत बेकार है, बहुत गड़बड़ है। यानी विदेशी व्यक्ति जब आता है तो उसके लिए बहुत अधिक टैक्स लग जाता है उस वस्तु पर। यदि कोई विदेशी व्यक्ति वस्तु भारत में आई है
तो उस पर बहुत अधिक टैक्स लग जाता है, इसलिए टैक्सेशन सिस्टम भी भारत का गड़बड़ है। ठीक। तो इस प्रकार से जो हम भारत क्यों कैपिटल फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है, भारत क्यों आर्थिक गति प्रगति नहीं कर पा रहा है, उसके हम कारणों को चर्चा कर रहे हैं। तो इसके जो अगला कारण है वो है कि हमारे पास जो ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट नहीं है जो स्प्रेड कर सके। यानी मान के चलिए अभी जो वर्तमान में भारत में बचत का स्तर है वह है 33%। यानी हमारे यहाँ 100 रुपये यदि कमाए जाते हैं तो 33 रुपये बचत हो जाती है, परंतु बचतों को स्प्रेड करने के लिए हमारे पास बैंकिंग सुविधा नहीं है। क्योंकि बचत तो ठीक है, बचत तो हम 33 रुपये 100 रुपये में से यदि 100 रुपये कमाई कर रहे हैं तो उसके बाद 33 रुपये उसकी बचत भी कर रहे हैं, परंतु बचत को विस्तार करने के लिए, बचत को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं है उच्च क्वालिटी की, हमारे पास में डाक सुविधाएं नहीं है, हमारे पास में पीएफ या फिर एलआईसी की जो सुविधाएं हैं वह बहुत ही जटिल है। यानी कोई व्यक्ति, यदि कोई नया व्यक्ति है और वह उद्योग धंधा खोलना चाहता है तो उसके लिए पैसों की आवश्यकता है। अब वो है पैसे के लेने के लिए यदि बैंक जाता है तो उसके लिए पैसे नहीं मिलते हैं। यदि कोई किसान है तो किसान यदि मतलब किसी बैंक में जाता है, यदि मान के चलिए वह अपने खेत में तार फेंसिंग करना चाहता है, यदि वो अपने खेत में बोरवेल खुदवाना चाहता है तो उसके लिए बैंक पैसा नहीं देगा। ठीक। तो भारत में जो व्यवस्था है वह गड़बड़ वाली है। तो इसलिए बचतों के होने के बावजूद भी भारत में जो बचतों का विस्तार नहीं हो पा रहा। जिस व्यक्ति को बचतों की आवश्यकता है, जिस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है, जो व्यक्ति नया काम शुरू करना चाहता है उसके लिए पैसे नहीं मिल रहे हैं। तो यह भी एक उस दिशा में बाधक है। क्योंकि आप कितनी बचत कर लीजिए, जब तक उसका विस्तार नहीं होगा तब तक उस बचत काम नहीं आएगी। जिस प्रकार से हमने पहले किया था वही हम अब कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बचत तो होती थी परंतु उसका विस्तार नहीं होता था। जिस व्यक्ति को उस बचत की आवश्यकता है उस व्यक्ति तक, उस वास्तविक व्यक्ति तक, उस रियल व्यक्ति तक उस बचत नहीं पहुंच पाती थी। तो इस कारण से हमारे यहाँ फाइनेंशियल जो सिस्टम है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, चाहे बैंक की बात करें, बैंक की बात करें, तो वह उन लोगों को लोन नहीं देते हैं जिनको आवश्यकता होती है, परंतु जिन लोगों को लोन देते हैं जिनको आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। तो यह भी एक प्रमुख कारण है कि भारत जैसा देश या फिर मतलब पूंजी निर्माण नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा भारत या फिर अल्प विकसित देश, कोई अन्य देश जो अल्प विकसित देश है वह तरक्की इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसके यहाँ जो मार्केट होता है, जैसे यदि हम किसी भूटान की बात करें तो भूटान देश आर्थिक तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों कैपिटल फॉर्मेशन नहीं, पूंजी निर्माण वहां पर नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो बाजार का आकार है बहुत बहुत छोटा है, बहुत ही संकुचित है। तो इसलिए वहां पर कोई जो कंपनी वाले यदि वहां पर सोचे भी किसी उद्योग को लगाने की, तो वहां पर इतना मतलब आकार छोटा है कि जब तक वह नए उद्योग को स्थापित करेंगे तो स्थापित करने में उनका इतना अधिक पैसा लगे जाएगा कि उन्हें लाभ की बजाय हानि अधिक होगी, नुकसान अधिक होगा। तो इस कारण से वह जो मार्केट का आकार छोटा होता है अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में, कम विकसित देशों में, इसके कारण वहां पर जो पूंजी निर्माण है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। इस कारण से जो उनका दुष्चक्र है, जो गरीबी का दुष्चक्र है वह निरंतर चलता रहता है। और हम अफ्रीका के देशों को, जो अफ्रीकी देश हैं, उनका उदाहरण हम इसके मतलब रूप में ले सकते हैं कि क्यों वहां पर आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा है। अफ्रीकी देश, अफ्रीका का संपूर्ण महाद्वीप एक पिछड़ा हुआ महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। तो वहां पर न विकसित होने के कारण मतलब यही है कि वहां पर जो जो बाजार का आकार है बहुत छोटा है, इसलिए वहां पर विस्तार नहीं हो पा रहा, वहां पर पूंजी निर्माण नहीं हो पा रहा है, वहां पर विदेशी व्यक्ति आ नहीं रहे हैं, वहां पर फैक्ट्रियां नहीं खुल रही हैं। यही इसका कारण है। इसके अलावा जो एक अन्य कारण है, वहां पर एंटरप्रेन्योर नहीं है। यानी किसी देश को विकसित होना है तो वहां के जो लोग हैं उनका कुशल होना जरूरी है, उनका शिक्षित होना जरूरी है, उनका विकसित होना जरूरी है, उनका ओपन माइंडेड होना जरूरी है। उनके पास में, जैसा कि हम कहते हैं, जो व्यक्ति ज्यादा रिस्क देगा वो ज्यादा ज्ञान करेगा। यानी तो जैसे मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी ने जो भारत में जब जियो नहीं थी तो जियो को उन्होंने स्थापित करने के लिए भारतीय बाजार में करीब 1 साल तक उन्होंने नेट फ्री दिया। तो उन्होंने रिस्क लिया कि 1 साल तक उन्होंने इतनी मतलब जब नेट की कीमत, जब इंटरनेट कोई नहीं जानता था, तब उन्होंने 1 साल तक फ्री में इंटरनेट भारत के लोगों को मुहैया करवाया। और यदि मान के चलिए उनके यदि मतलब 1 साल के पश्चात जो जियो के कस्टमर बन गए थे, यदि वह नेट को छोड़ देते तो क्या होता उनका? तो उनके पास में एक एंटरप्रेन्योरशिप है। तो इस प्रकार की एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमशीलता जरूरी है, एक रिस्क जरूरी है ताकि गेन कर सके।
तो भारत किसी देश की आर्थिक गति में, किसी देश की प्रगति में वहाँ के एंटरप्रेन्योरशिप, वहाँ की उद्यमशीलता एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है, एक अहम रोल निभाती है, एक प्रमुख रोल निभाती है। तो वह भी होना बहुत जरूरी है। चूंकि यहाँ तो हमने एक उदाहरण के रूप में बताया कि अंबानी जैसे व्यक्ति होने चाहिए, परंतु चूंकि भारत की बात करें तो भारत में हमने इतने सारे पॉइंट की बात कर चुके हैं, फिर भी भारत एक अल्पविकसित देश है, एक कैपिटल फॉर्मेशन की दृष्टि से बहुत निम्न देश है, बहुत ही कमजोर देश है। उस प्रकार भारत में सुविधाओं का अभाव है, कमी है। तो इसका एक प्रमुख कारण है, एक और है कि यहाँ पर जो तकनीक है, तकनीक नहीं है बढ़िया, तकनीक उच्च क्वालिटी की नहीं है। अभी भी हमारे के लोग श्रम प्रधान चीजों में ज्यादा विश्वास करते हैं। यानी विदेश, जापान जैसा देश, जहां पर मतलब कोई भी काम करना है तो उस काम करने के लिए वह स्वयं व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि रोबोट का इस्तेमाल करता है। परंतु भारत के लोग अभी भी उसी उद्यमशील की मतलब जो तकनीक है उसी का सहारा ले रहे हैं। वहां पर जो यदि कोई काम करना है तो मशीनों के द्वारा काम होगा, परंतु भारत में जो श्रमिक करेंगे वही काम को, तो यदि श्रमिक उसी काम को करेंगे और यदि मशीन उसी काम को करेगी तो मशीन जल्दी कर देगी, सस्ते दामों में कर देगी। परंतु यदि कोई मतलब भारत में यदि श्रम के माध्यम से वही काम किया जाएगा तो इससे समय भी अधिक लगेगा, इससे लाभ भी कम होगा और वस्तु की जो कीमत होगी वह हाई हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी। और यदि बाहर जो हमारी जो चीजें जाएंगी, यदि विदेश में कोई व्यक्ति हमारी उस वस्तु को खरीदेगा नहीं, क्योंकि वह वस्तु बहुत महंगी हो चुकी है। ठीक, तो इसलिए तो भारत एक्सपोर्ट की दृष्टि से निर्यात नहीं कर पाता कोई चीज को। किसी भारत का जो निर्यात जो वस्तुएं होती हैं वह कोई देश मतलब निर्यात नहीं मतलब नहीं करता है, क्योंकि भारत की जो वस्तुएं बहुत महंगी होती हैं, क्योंकि यहाँ पर तकनीक का अभाव है ना। तो इसके कारण मतलब यह प्रमुख कारण रहे हैं जिसके कारण भारत एक या फिर अल्पविकसित देश है। अल्पविकसित देशों में या विकासशील देशों में पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। तो उसकी हमने कारणों पर चर्चा की, क्यों आकर पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से पूंजी निर्माण को, कैपिटल फॉर्मेशन को विकसित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। क्या हो सकता है, कौन से उपाय किए जा सकते हैं जिसके माध्यम से पूंजी निर्माण की गति तेज हो जाए, पूंजी निर्माण आगे बढ़ पाए और छोटे छोटे जो अल्पविकसित देश है वह भी आगे बढ़ पाए, वह भी विकास कर पाए। तो इसके पीछे मतलब कुछ प्रमुख उपाय किए जा सकते हैं, जैसा कि सबसे पहले तो घरेलू बचतों को हमें प्रोत्साहन देना होगा। यदि भारत को तरक्की करनी है या फिर किसी अन्य देश है जो विकासशील देश हो, अल्पविकसित देश है, यदि उसको कैपिटल फॉर्मेशन करना है, पूंजी निर्माण करना है, बड़े बड़े वहां उसको मतलब उद्योग स्थापित करने हैं, धंधे स्थापित करने हैं, कंपनियां फैक्ट्रियां लगानी है, तो इसके लिए उस व्यक्ति को अपनी स्वयं की सेविंग करनी होगी, स्वयं की बचत करनी होगी, क्योंकि वह दूसरे विदेशी व्यक्ति पर निर्भर नहीं रह सकता है कि विदेशी व्यक्ति भारत में आएगा या फिर कोई अन्य मतलब विदेशी व्यक्ति आएगा, उसके बाद वहां पर रोजगार मतलब फैक्ट्री वहां से पैसे लाएगा, उसके बाद फैक्ट्री स्थापित होगी। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत का व्यक्ति स्वयं भारत में ही ऐसा मतलब अपन विस्तार कर दिया जाए, ऐसा सेविंग, डोमेस्टिक सेविंग को इस प्रकार से बढ़ावा दिया जाए कि भारत का व्यक्ति भारत में ही स्वयं रोजगार लगाए, हमें किसी की आवश्यकता न पड़े। तो यह एक प्रमुख मतलब हो सकता है, उपाय हो सकता है कि भारतीय लोग स्वयं यदि बचत करें तो उन्हें विदेशी लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि कोई विदेशी व्यक्ति आए और रोजगार स्थापित करे, बल्कि ऐसा होगा कि भारतीय व्यक्ति स्वयं रोजगार स्थापित करेगा। और इसके लिए क्या किया जा सकता है कि जो मतलब जो हमारे यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए। मान चलिए बैंक जो हमारे यहाँ बैंक सिस्टम है, तो बैंक के माध्यम से इंटरेस्ट रेट यानी ब्याज दर को बढ़ा दिया जाए। तो ब्याज दर बढ़ने से क्या होगा, जो लोग रहेंगे तो लोग किसी वस्तु को खरीदने की अपेक्षा यदि उनको ब्याज दर अधिक मिलेगी तो वह बैंक में उस पैसे को जमा करना अधिक माकूफ समझेंगे, अधिक उपयोगी समझेंगे। यदि उनकी इंटरेस्ट रेट अधिक होगी तो ब्याज के लालच में वह बचत करने लगेंगे और बचत अधिक हो जाएगी तो भारत का विकास हो जाएगा। इसके अलावा LIC जैसी कंपनियां, यानी LIC को और अधिक विकसित किया जाए, जिससे क्या होगा, जो पैसा होगा ना, जो आम व्यक्ति जो पैसे कमाता है उसका छोटा छोटा भाग LIC में डालेगा, जिससे बचत होगी। इसके अलावा PF को काटने की व्यवस्था की, PF वाली व्यवस्था है, डाकघर को और उपयुक्त बनाया है, जिससे क्या होगा, भारत के लोग बचत कर पाएंगे। और बचत क्या होगा, बचत को बैंकों के माध्यम से जिन व्यक्तियों को उस बचत की आवश्यकता है उस व्यक्ति को जो बैंक है वह लोन देंगे। तो इससे क्या होगा, जिस व्यक्ति के पास पैसा है वह जमा कर देगा, उसको अधिक ब्याज मिल जाएगा। और जिस व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता है वह बैंक जाकर अपनी पैसों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उसको चूंकि कंपनी खोलना चाहता है तो उसके लिए जल्दी से लोन मिल जाए और लोन मिलकर वह नई कंपनी खोल ले, जिससे क्या होगा, पूंजी निर्माण होगा, वह अधिक लोगों को रोजगार देगा।
तो इससे भारत के लोगों को, भारत की जो व्यवस्था है, जो आर्थिक विकास है, वह पुनः अपनी पटरी पर लौट जाएगा। तो पहला कारण है, पहला उपाय है बचतों को प्रोत्साहन दिया जाए, बचतों को बढ़ाया जाए। दूसरा हमने कारण बताया कि हमारी जो बैंकिंग सुविधा है उनको विकसित किया जाए, उनको सक्षम किया जाए, उनको उनकी जो पहुंच है उसको बढ़ाया जाए, और जो हर व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उस व्यक्ति को लोन दिया जाए, उस व्यक्ति को मतलब लोन दिया जाए, ताकि जो है अपनी जिस धंधे को स्थापित करना चाहता है, जिस जिस मतलब कंपनी को खोलना चाहता है उसको खोल सके। तो इस प्रकार से हमारी जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि वह मतलब आर्थिक विकास की गति में अपना रोल निभा सकें। इसके अलावा हमारा जो टैक्सेशन सिस्टम है, हमारी जो टैक्स की व्यवस्था है, जो जो हमारे जो टैक्स व्यवस्था है उसको भी थोड़ा मॉडरेट करना होगा हमें। यानी जो हमारी जो टैक्सेशन सिस्टम है उसको हमें इस प्रकार से करना होगा ताकि जो व्यक्ति रहेंगे, जो व्यक्ति जिन पर टैक्स लग रहा है, वह उस टैक्स को बोझ के रूप में ना माने। यानी उसको बोझ के रूप में यदि वह लेंगे तो इससे क्या होगा, वह चोरी हो जाएगी, वह चोरी कर लेंगे, वह टैक्स की चोरी कर लेंगे। तो इससे भारत सरकार का नुकसान होगा। भारत सरकार नुकसान होगा तो भारत सरकार अपनी विकास की योजना नहीं चला पाएगी। उसके पास में यदि पैसों, भारत सरकार के पैसों की कमी होगी तो है जो बांध या फिर जो सड़क के कार्य जो चल रहे हैं उनको भी नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए हमारे यहाँ भी इसको मतलब उपाय, मतलब इसको बढ़ाने के लिए जीएसटी आया है, जिसके माध्यम से क्या होता है कि जो टैक्स की रेट है उसको कम कर दिया गया है। अभी जिस वस्तु पर 100 रुपए टैक्स लगता था, अब उस वस्तु पर 70 रुपए टैक्स लगेगा। तो इससे क्या होगा, जो टैक्स का आधार है, अभी मान के चलिए 2% लोग टैक्स भर रहे थे, अब वो है 3 से 4-5% टैक्स। बहुत से लोग टैक्स के दायरे में अपने आप को सम्मिलित करना चाहते हैं क्योंकि टैक्स की दर कम है। तो इसलिए लोग टैक्स को अपने कंधे पर बोझ ना समझें, बोझ ना समझते हुए जो जीएसटी के माध्यम से लोग जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इससे भारत में जो पूंजी निर्माण है उसको बढ़ने की संभावना है, उसको आगे बढ़ाने की संभावना है। इसके अलावा भारत में जो हमारे जो पीएसयू है, जो सरकारी कंपनियां हैं, वह भी अच्छी तरीके से गति करें। ऐसा हाल ना हो कि जैसा बीएसएनएल का हुआ है, कि बीएसएनएल जैसी कंपनियां जिसने भारत में इतने वर्षों तक मतलब निःशुल्क रूप से लोगों की सेवा की, आज वह कंपनियां बंद होने की कगार पर है। एलआईसी जैसी कंपनियां जो कि बोझ के तले दबती जा रही हैं और सरकार उनका प्राइवेटीकरण करती जा रही है। तो यदि सरकार उनका प्राइवेटीकरण करेगी तो जो आम लोग रहेंगे, जो गरीब लोग रहेंगे, वह कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल प्राइवेटीकरण से क्या हुआ, जो अमीर व्यक्ति है, अमीर व्यक्ति को ही उसका लाभ हुआ। तो इससे देश में जो सरकार रहेगी, सरकार को कोई काम नहीं बचेगा ना। यदि सरकार सब कुछ प्राइवेट कर देगी तो जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री लोग हैं, उनका काम क्या रह जाएगा, वह क्या कार्य करेंगे, वो गरीबों की सुध कौन लेगा, गरीबों की व्यवस्था कौन संभालेगा ना। यदि प्राइवेट लोग जो अभी जो जहाँ सरकारी लोग हैं, यदि प्राइवेट लोग आ जाएंगे तो प्राइवेट लोगों का क्या मतलब, उनके लिए तो प्रॉफिट कमाना ही उनका उद्देश्य होता है। तो इस प्रकार से यदि प्राइवेट लोग आ जाएंगे तो वह शोषण का जो व्यवस्था है वो पुनः पैदा हो जाएगी। ठीक, तो इसको भी थोड़ा सा मतलब उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इससे भी पूंजी निर्माण में गति मिल सकती है। इसके अलावा जो हमारा जो मतलब जिन क्षेत्रों में पैसे लगाने की आवश्यकता है, उन्हीं क्षेत्रों पे हम पैसे लगाएं। अनावश्यक रूप से हम जो डिफेंस पर हमारा जो सीमा, जो सुरक्षा मतलब जो प्रणाली है, जो हम जो सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो हमारे इतनी बॉर्डर पर इतनी बड़ी संख्या में फोर्स, जो सेना तैनात करते हैं, इतनी बड़ी संख्या में हम जो विभिन्न देशों से हम मिसाइलें खरीदते हैं, रॉकेट खरीदते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे देश में जो पैसा जो विकास के लिए लगना है और डिफेंस पर खर्च हो जाता है। इसी प्रकार से भारत में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को भी रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे भारत में जो पैसा है वह देश के कल्याण के लिए, जो वास्तव में जो योजना चलाई जानी है उस योजना पर विकसित हो, उस योजना पर खर्च हो पाए। तो यह एक प्रमुख उपाय हो सकता है। इस उपाय के माध्यम से भी भारत में पूंजी निर्माण की दर उचित हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो लोग हैं उनको रोजगार देने का प्रयास किया जाना चाहिए। जो पर कैपिटा इनकम है, जो राष्ट्रीय इनकम है, उसको बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा विभिन्न उपाय किए जाने चाहिए, विभिन्न स्कीम चलाई जानी चाहिए। और जो हमारे यहाँ जो महंगाई है उसको भी कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि यदि महंगाई अधिक होगी तो जो व्यक्ति की जो जितनी भी इनकम होगी वह संपूर्ण इनकम अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में खर्च हो जाएगी, और वह बचत नहीं कर पाएगा, और यदि बचत नहीं कर पाएगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो इस प्रकार से जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उसको भी सरकार के द्वारा नियंत्रित रखना चाहिए। सरकार के द्वारा समय समय पर जो सरकार, चूंकि दो यहाँ पर राजकोषीय पॉलिसी,
जो राजकोषीय नीति है वो सरकार जारी करती है। यानी हर साल बजट आता है, तो बजट के माध्यम से सरकार इस प्रकार की योजना बनाए, इस प्रकार की जो गतिविधियां करे, जिससे जो जो महंगाई है वह कम हो जाए, जिससे देश के आर्थिक विकास की योजनाएं बनाए। और जो रिजर्व बैंक है हमारा, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, यानी दो प्रकार की पॉलिसी होती है। आप अर्थव्यवस्था में इसको, अर्थशास्त्र में इसको अच्छे विस्तार तरीके से पढ़ेंगे कि राजकोषीय पॉलिसी, जिसके जो यानी बजट, तो बजट के माध्यम से जो जो सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसके माध्यम से देश के आर्थिक विकास को बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और मौद्रिक नीति के माध्यम से रिजर्व बैंक भी इसको बढ़ाने का अपने स्तर पर प्रयास करे। तो इससे देश के विकास में जो गति पहुंच सकती है, देश में पूंजी निर्माण हो सकता है। सरकार के द्वारा जो विभिन्न क्षेत्र हैं वहां पर भी मतलब विभिन्न प्रकार की योजनाओं का विकास किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस अभी तक क्या होता था कि हमारी जो सरकारें हैं वह केवल एक क्षेत्र पर ध्यान देती थी। यानी यदि कोई क्षेत्र विकसित है तो उसी क्षेत्र पर ध्यान ना दें, बल्कि यदि महाराष्ट्र जैसा राज्य है जो विकसित है, कर्नाटक जैसा राज्य जो विकसित है, उस पर थोड़ा मतलब कम ध्यान दिया जाए, क्योंकि वह विकसित हो चुका है। छोटे छोटे राज्य जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, जैसे पिछड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, इन पर ज्यादा ध्यान दिया, इन पर अधिक ध्यान दिया जाए, यहाँ पर व्यवस्थाएं सुधारी जाए। यानी सरकार का भी कर्तव्य है, जो केंद्रीकृत व्यवस्था होती जा रही है। यानी महाराष्ट्र का तो अधिक विकास हो रहा है, महाराष्ट्र तो अपनी गति से बढ़ रहा है, परंतु जो राज्य है वहां पर जो उत्तर प्रदेश, जो बिहार राज्य है, वहां पर इनक्वालिटी फैल रही है, वहां उनका कम विस्तार हो रहा है। तो इसकी दिशा में थोड़ा मतलब सरकार को इनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो हमने कुछ प्रयासों की बात की, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन है, जिससे पूंजी निर्माण है, उसको गति मिल सकती है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो टॉपिक रहा, उसमें हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने कैपिटल के बारे में समझा कि पूंजी क्या है, पूंजी वह है, पूंजी को हमने समझा कि पूंजी निर्माण किस प्रकार से होता है। तो हमने कैपिटल को समझने का प्रयास किया कि हमारे देश में जितने भी मतलब जो संसाधन है, जितने भी हमारे पास रोड है, सड़क है, जो वन है, जो हमारे पास वन है, जो रेलवे है, जिसके माध्यम से न सिर्फ वर्तमान की बल्कि भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, वही हमारा मतलब कैपिटल है, पूंजी है, निर्माण है। और उसके बाद हमने पूंजी निर्माण किस प्रकार से हो, तो हमने 3 स्टेप की उसके साथ संबंध में बात की। और उसके बाद हमने बताया कि पूंजी निर्माण होने से उसका क्या लाभ हो सकता है। तो हमने पूंजी निर्माण के लाभों पर चर्चा की कि किस प्रकार से देश के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, एक जो हमारी पॉवर्टी है वह कम हो जाएगी पूंजी निर्माण के माध्यम से। तो हमने पूंजी निर्माण के माध्यम से जो लाभ हो सकते हैं उन लाभों पर चर्चा की। हमने बताया कि जो अल्पविकसित देश हैं या फिर विकासशील देश हैं या फिर भारत जैसे देश हैं जो कि तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जो पूंजी निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पीछे क्या कारण है, उसके हमने कारणों की चर्चा की। उसके बाद हमने उपायों को बताया कि किस प्रकार से क्या उपाय किए जा सकते हैं, सरकार के द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं, जिसके माध्यम से जो पूंजी निर्माण है उसकी गति को बढ़ावा दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। तो इसके संबंध में कुछ प्रयास किए जा सकते हैं। हमें विश्वास है कि जो हमारा जो टॉपिक हमने जिस कैपिटल फॉर्मेशन को हमने जो पढ़ाया है वह मतलब आपको जरूर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो यदि ये समझ में आया हो आपको ये टॉपिक, तो इस वीडियो